नंबर 2 जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो तुम्हारा पुराने एफएसटी में आया ही हुआ है, तो वही प्रोसेस फिर से रिपीट करेंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a को क्या लिखोगे 2r साइन है, b को 2r साइन b, 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। इसके दो फैक्टर्स हो गए साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस b। तो एनीवे a प्लस बी कैन बी रिटन एज पाई माइनस c, सो इट इज साइन c, और a माइनस बी भी कितना है b के बराबर ही है, ठीक है, a 4 पाई बाय 9 b 2 पाई बाय 9, तो a माइनस बी b के बराबर ही है साइन b 4r स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, दिस थिंग कैन बी रिटन एज b इंटू c, सो आवर ऑप्शन c इज करेक्ट। नंबर 2 अगेन ये पुराना क्वेश्चन है, पिछले एफएसटीज का ही है। सबसे पहले x के पावर 4 प्लस ये एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2, सारे टर्म्स एक साइड लेकर के आए, x रेज टू पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 टाइम्स cos ओवर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये वाली क्वांटिटी जो है इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स cos ओवर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है 3 है, और ऑफ कोर्स इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है -3 है। तो 0 बनने के लिए एक को 3 और दूसरे को -3 होना ही पड़ेगा। इसका मतलब कि x स्क्वायर माइनस 1 को कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। सो x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट गिव्स अस 2 सॉल्यूशंस प्लस -1। अब ये +1 भी इसको सेटिस्फाई करना चाहिए और -1 भी, दैट मींस कि 3 cos ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू -3। इन्हीं वैल्यूज के लिए x इज इक्वल टू 1 के लिए और -1 के लिए। तो इसका मतलब कि a प्लस बी प्लस सी, जब मैं +1 रखूंगा तो a प्लस बी प्लस सी आएगा। उस a प्लस बी प्लस सी को कैसा होना चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। सिमिलरली a माइनस बी प्लस सी को भी क्या होना चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो अब मेरा abc कहां से दिया है, abc दिया गया है बिलोंग्स टू 2 से 5 तक। तो अगर abc 2 से 5 के बीच है तो ये मिनिमम वैल्यू कितनी लेगा 6 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी लेगा 15। 6 और 15 के बीच में ऑड मल्टीपल ऑफ पाई कौन से प्रेजेंट है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई सिर्फ एक आएगा तुम्हारा, कितना 3 पाई। और a माइनस बी प्लस सी की बात करें तो a माइनस बी प्लस सी, अब इसको जब मिनिमाइज करना रहेगा तो क्या प्रोसेस होगा कि a प्लस सी मिनिमम हो, a और c मिनिमम हो और b मैक्सिमम हो, मतलब a और c मिनिमम मतलब 2 और b अपना मैक्सिमम हो जाए 5। तो ये -पाई वगैरह आएगा, -पाई तो अपने को नहीं चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास -पाई इनफैक्ट एक्चुअली रीच भी नहीं करेगा, तो -पाई से अपने को मतलब नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी आएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए a और c दोनों मैक्सिमम हो जाएंगे और b कितना हो जाएगा मिनिमम। तो जब दोनों मैक्सिमम होंगे तो 10 बनेगा, a प्लस c दोनों 5 और -2 8। तो इसका मतलब कि 8 से छोटा हमारे पास ऑड मल्टीपल ऑफ पाई क्या आएगा, तो 3 पाई तो बड़ा हो गया, पाई ही आएगा। अब यहां से अपन बोल देंगे कि a प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी 2 पाई और b की वैल्यू कितनी होगी पाई। AMG हम अप्लाई कर लो, a प्लस सी इज इक्वल टू 2 पाई गिवन है और b इज इक्वल टू पाई गिवन है, तो हम इसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि a प्लस सी बाई 2, ठीक है, a प्लस सी बाई 2 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट ac। सो हमें क्या निकालना था ac बाई बी स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो ac की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ac अपन कहें तो हमेशा छोटा होगा किससे 2 पाई बाई 2 पाई का स्क्वायर, ठीक है, ac विल बी लेस देन पाई स्क्वायर। b नीचे दिया हुआ है, b तो फिक्स ही है पाई के बराबर, तो ac बाई बी स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। 3 हमारे पास एक सीक्वेंस का nth टर्म दिया हुआ है और उस सीक्वेंस का समेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पे क्लिक करती है वो एक टेम्पटेशन ये हो सकती है कि भाई स्टैंडर्ड टर्म तो है नहीं, तो हमें हिट एंड ट्रायल के थ्रू डिफरेंस के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। एक टेम्पटेशन हो सकती है कि इन दोनों के स्क्वायर्स का एडिशन यहाँ दिया हुआ है और इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, तो वहां से कुछ कर पाए, ठीक है। अब लेकिन वो फ्रूटफुल नहीं हो रहा है। ऑफ कोर्स हमें डिफरेंट मेथड्स ट्राई करने पड़ेंगे जिससे भी अपना काम बन जाए, जिससे भी हम ये इसको डिफरेंस के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाए, ठीक है। तो क्या करें, दूसरा प्रोसेस ये हो गया कि भाई इसको रैशनलाइज कर लो, डिनोमिनेटर की टर्म से फ्री हो जाते हैं। तो डिनोमिनेटर से फ्री होने के लिए हमने अंडर रूट 2n प्लस 1 माइनस अंडर रूट 2n माइनस 1 इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, सेम टर्म ऊपर भी अंडर रूट 2n प्लस 1
माइनस अंडर रूट 2n माइनस 1। अब मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, डिनोमिनेटर तो हमारे पास कितना होगा 2n प्लस 1 माइनस 2n माइनस 1, इट कम्स आउट एज हाफ। बाकी टर्म्स को देखें तो 4n का इसके साथ मल्टीप्लीकेशन 4n अंडर रूट 2n प्लस 1 माइनस 4n का मल्टीप्लीकेशन अंडर रूट 2n माइनस 1। फिर 4n स्क्वायर माइनस 1 में देखो, 4n स्क्वायर माइनस 1 में हमारे पास 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1 दोनों होंगे। जब ये मल्टीप्लाई से होगा तो 2n प्लस 1 तो अलग हो जाएगा ना, 2n प्लस 1 अलग हो जाएगा, बाकी बचेगा कितना 2n माइनस 1। फिर इसी तरीके से अगली बार 2n माइनस 1 अलग हो जाएगा और बचेगा कितना 2n प्लस 1। ये चीज बन गई, ठीक है। अब इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो रूट 2n प्लस 1 वाली टर्म्स, मतलब ये टर्म और ये टर्म को क्लब करो, कितना बन रहा है 4n माइनस 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 हो गए, और ये अंडर रूट 2n प्लस 1 पहले से प्रेजेंट था, सो इट इज 2n प्लस 1 रेज टू पावर 3/2 माइनस यहां से इन दोनों को क्लब करके 2n माइनस 1 रेज टू पावर 3/2, ऐसा बन जाएगा tn। ये हमारा tn हो गया। अब देख सकते हो डिफरेंस के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया है, अपन पुट करते जाते हैं t1 t2 और बाकी इसी तरीके से कैंसिलेशन स्टार्ट होगा। t1 अगर लिखें तो t1 अपने पास क्या आएगा, हाफ, n की जगह पे 1 रखा तो 3 रेज टू पावर 3/2 माइनस यहां पे कितना आएगा 1 रेज टू पावर 3/2। इसी तरीके से t2 रखा, हाफ 5 रेज टू पावर 3/2 माइनस 3 रेज टू पावर 3/2। देखो कैंसिलेशन होता जा रहा है। जब हम लास्ट में आएंगे इसी तरीके से तो हमारे पास कहां तक का सम करना था, हमें सम निकालना हुआ है 40 तक, तो t40 जब लिखोगे तो कितना आएगा, हाफ 81 रेज टू पावर 3/2 माइनस एक टर्म होगी, कैंसिलेशन हो जाएगा, समेशन कितना होगा 40 टर्म्स का, हाफ कॉमन, इधर 81 की पावर 3/2 बची हुई है, माइनस इधर क्या बचा हुआ है 1 बचा हुआ है, तो अपने पास यहां से एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा, ये आ गया तुम्हारा 729 माइनस 1 728/2 364। सो वी विल गो विद ऑप्शन, वी विल गो विद दिस डी ऑप्शन। में ये पुराना ही क्वेश्चन है जो हमारा पहले भी एफएसटी में आ चुका है। क्या था कि x sin x और इसके इनवर्स के बीच का एरिया, तो अपन क्या करते थे, सेम प्रोसेस फिर से वही रिपीट करेंगे कि अपन y इज इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में कहेंगे कि fx और f इनवर्स x दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं। तो अगर ये मान लो fx का ग्राफ है तो f इनवर्स इसका मिरर इमेज होगा, कुछ इसी तरीके का रहता है। तो सेम प्रोसेस फिर से, ये x है, ये fx है और ये रहा तुम्हारा f इनवर्स x। तो जितना एरिया x के ऊपर इधर कवर होगा उतना ही नीचे कवर होगा। सो एरिया विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to π/2 x माइनस fx। fx क्या है, x sin x है। तो अब इसको इंटीग्रेट किया, x sin x का इंटीग्रेशन ऑफ कोर्स कैसे करेंगे, बाय पार्ट्स लगा करके, तो दिस आंसर कम्स आउट एज 2 टाइम्स ऑफ π² 8 माइनस 1। सो आवर ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। स्लाइड में हमारे पास एक पॉइंट दिया गया है और उसकी सबसे पहले इमेज निकालनी है हमें एक गिवन प्लेन में। तो प्लेन में इमेज निकालने के लिए तो सिंपल सा फॉर्मूला रहता था, वही जो लाइन में इमेज निकालने का फॉर्मूला है 2D का, उसी का एक्सटेंशन। तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू z और प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2। ये इज इक्वल टू कितना होगा, -2 टाइम्स, इमेज निकाल रहे हैं तो 2 लिखेंगे, -2 टाइम्स इस पॉइंट को इक्वेशन के अंदर प्लेस किया तो हमारे पास कितना आ जा रहा है 9 डिवाइडेड बाई, नीचे कितना आता था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर विच इज 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, सो इट इज 9। तो अब हमारे पास ये कितना लिखा है, -2 लिखा है। तो अब हमारा जो इमेज आया x y z, अगर मैं कहूं एक तरीके से Q पॉइंट, तो Q पॉइंट कितना आ गया, -4 प्लस 1 -3, 1 इंटू -2 प्लस 2 कितना हो गया 0, इधर कितना आ गया 3। सो Q पॉइंट अपने पास आ गया -303। अब R पॉइंट की ओर जाते हैं। R पॉइंट के लिए क्या करना है, वही जो पॉइंट था हमें इनिशियली गिवन, उसी की इमेज किसी लाइन में निकालनी है। तो लाइन में इमेज निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हमने ये कहा कि पॉइंट था अपने पास 1 2 -1, इस तरीके का कुछ है, पॉइंट है 1 2 -1, ये हमारा P पॉइंट है। और लाइन जो है, लाइन पे अगर मैं एक पॉइंट एज्यूम करूं जो कि यहां फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा, भाई क्या करना होगा मुझे कि ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर है तो इसका इमेज नीचे हम निकाल सकते हैं। तो हमारा ओवरऑल टारगेट क्या होना चाहिए कि हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है।
ये पॉइंट निकालने के लिए क्या करें, तो ये पॉइंट कैसा था, लाइन पे एक पॉइंट था, लाइन पे एक पॉइंट हम आसानी से एज्यूम कर सकते हैं, क्या होगा 2 लैम्डा लैम्डा -1 और -2 लैम्डा +1, ठीक है। और ये लाइन की डायरेक्शन क्या थी, लाइन की डायरेक्शन थी 2 1 -2, ठीक है। तो अब अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करता हूं तो ये वाला वेक्टर इसके साथ डॉट प्रोडक्ट जब लूंगा मैं इस डायरेक्शन के साथ, सपोज मैं मान लेता हूं इसको mn और इधर pm, तो pm वेक्टर और mn वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा, बिकॉज ये क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो एंगल बीच का कितना था, 90 था। सो pm वेक्टर डॉट mn वेक्टर दिस कम्स आउट एज 0। तो अगर मैं इसको लिखूं pm वेक्टर कितना आएगा, 2 लैम्डा -1 कह लो, ठीक है, 2 लैम्डा -1 और साथ में क्या होगा, लैम्डा -3 होगा एक, और क्या होगा -2 लैम्डा +2 होगा। इसका डॉट प्रोडक्ट इससे अगर लें 2 1 -2 के साथ तो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसको मल्टीप्लाई करके देखें, 2 लैम्डा -1 इंटू 2 प्लस लैम्डा -3 इंटू 1 फिर प्लस -2 लैम्डा +2 इंटू -2, तो यहां से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू कुछ 1 आ जा रही है, लैम्डा 1 आ गया, तो हम ये पॉइंट आसानी से निकाल सकते हैं। m पॉइंट अपना कितना हो जाएगा, फिर m पॉइंट अपना हो जाएगा 2, 0, -1, ये हमारा m पॉइंट हुआ। तो r पॉइंट जो हमें इमेज कहा गया है, इमेज क्या होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये मिड पॉइंट है r का और p का, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट हमें पता चल चुका है। तो अगर यहां 2 आया है तो 1 यहां पे था, इधर कितना होना पड़ेगा, 3 होना पड़ेगा। ये 2 था, ये 0 आया है, तो अगला क्या आना पड़ेगा, -2। ये -1 था, ये भी -1 आया है, तो अगला भी क्या होगा, -1। सो पॉइंट कम्स आउट एज 3 -2 -1। हमारे पास q का कोऑर्डिनेट आ गया है, r का कोऑर्डिनेट आ गया है, बीच की डिस्टेंस अपन निकाल सकते हैं, इसलिए अपना आंसर होगा b। इसमें हमारे पास कुछ ट्रायंगल है ABC, जिसमें BR लाइन जो है काम कर रही है हमारे एंगल बाइसेक्टर का, और AM जो है ये हम BM हमारा काम कर रहा है मीडियन का, ठीक है। तो अब अपन देखें, हमें AN/NC इसको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो अगर हम AM/MC की बात करेंगे तो वो कितना होगा, 1/1। AR/RC मतलब ये एंगल बाइसेक्टर्स है ना, ये BR वाली लाइन एंगल बाइसेक्टर का काम कर रही है, और अपने को पता होता है कि एंगल बाइसेक्टर्स किस रेशियो में डिवाइड करते हैं, साइड्स के रेशियो में। तो इसका मतलब कि AR/RC कितना हो जाएगा, 8/12 हो जाएगा। तो हमारे पास ये तीनों स्टेटमेंट सबसे पहले आ गए। ये क्या लिखा हुआ है मैंने कि एंगल बाइसेक्टर्स ये जो साइड्स के रेशियो होते हैं उसी तरीके से डिवाइड करता है इस बेस को। तो AR/RC इज इक्वल टू 8:12, तो ये बन गया। अब अपन क्या कर रहे हैं, साइन रूल लगा रहे हैं किसमें, ट्रायंगल ABM में। तो ट्रायंगल ABM में अगर हम साइन रूल लगाते हैं तो देखो यहां पे हमें क्या मिलेगा, साइन ये वाला एंगल पूरा ले, साइन 2α + β डिवाइडेड बाई सामने वाली साइड दैट इज AM इज इक्वल टू, इसका यूज किया मैंने, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कितना होगा, 8 हो जाएगा। ये पहली इक्वेशन बना ली। अब ट्रायंगल BMC की बात करें, ये क्या था, ट्रायंगल ABM था, ABM। नेक्स्ट BMC उसका जो काउंटर पार्ट है उसकी बात करें, तो यहां पे देखो ये थीटा था, तो ये कितना हो गया, 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा। उसके सामने वाली साइड BC ये लिख दिया इज इक्वल टू साइन, अब दूसरा टर्म ये बीटा डिवाइडेड बाई MC, ये चीज आ गई अपने पास। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस आ गए, इन दोनों को डिवाइड करके अपने पास क्या आ जा रहा है, साइन 2α + β डिवाइडेड बाई साइन बीटा इज इक्वल टू 12/8। नेक्स्ट फिर देखें, अब ये तो हमारे पास अभी 2α + β अपॉन साइन बीटा आया है। अगर ट्रायंगल ABN में सेम साइन रूल फॉलो करें तो ट्रायंगल ABN में क्या आएगा, साइन बीटा डिवाइडेड बाई AN। तो साइन बीटा डिवाइडेड बाई AN इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन A लिया तो उसके सामने इधर पे क्या है हमारे पास, BN है, ये आ गया अपने पास, ठीक है। फिर सेम प्रोसेस हमने BNC के लिए अप्लाई किया, उसका जो काउंटर पार्ट था, यहां पे ABN था, ABN और दूसरा उसका काउंटर पार्ट BNC। तो BNC में देखो NC अपॉन साइन 2α + β इज इक्वल टू, यहां पे क्या आया, BN अपॉन साइन C। तो ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन हो गई। जैसे यहां 1/2 वैसे यहां 3/4, तो कितना बन जा रहा है, x/y
an अपॉन एनसी को x बाई वाई इंटू साइन 2 अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू साइन सी अपॉन साइन ए, ये टर्म बन गई। अब ये टर्म तो हमारे पास नोन है ना 12/8 और यहाँ पे क्या है 8/12, तो x बाई वाई की वैल्यू यहां से अपन निकाल सकते हैं, अकॉर्डिंगली वी कैन मार्क द आंसर। 7 लिमिट से है x टेंडिंग टू इंफिनिटी x प्लस 1/x e रेज टू पावर 1/x माइनस x, ठीक है। तो अब ये लिमिट सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हमें कोई स्टैंडर्ड लिमिट्स वगैरह तो दिख नहीं रही। e रेज टू पावर 1/x, e की पावर कैसी है, 0 को टेंड कर रही है, x इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो ये 0 को टेंड कर रहा है, तो अपन एक्सपेंशन यूज कर लेते हैं सिंपल, x प्लस 1/x e रेज टू पावर 1/x के एक्सपेंशन में क्या आएगा, पहला तो 1 आता ही है, फिर 1/x हो जाएगा, 1/x स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल, 1/x क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल, ये सारे टर्म्स आएंगे। माइनस क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, तो जब मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी लगाऊंगा तो ऐसे सारे टर्म्स जिनके डिनोमिनेटर में x है वो तो सभी काम के रहे नहीं, उन सबसे तो रिजल्ट 0 ही आएगा। तो मैं पहले मल्टीप्लीकेशन करता हूं, मल्टीप्लीकेशन किया तो एक x यहां से जनरेट हुआ, x, ठीक है, x का मल्टीप्लीकेशन इसमें किया तो x इंटू 1, x इंटू 1/x, x प्लस 1 आ गया। इसके बाद के टर्म क्या देंगे, x इंटू 1/x स्क्वायर, तो नीचे x है मतलब टर्म 0 को बनने लगेगा, तो मेरे काम के टर्म क्या हुए, x प्लस 1 और 1/x का मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो 1/x इंटू 1, 1/x इंटू 1/x सभी क्या होंगे, 0 को टेंड होंगे। माइनस क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी x प्लस 1 माइनस x, सो आंसर शुड बी 1, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 8 में फिर से डोमेन से रिलेटेड है क्वेश्चन, तो डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इजी ही रहेगा, लेकिन हमें ध्यान रहनी चाहिए रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या क्या पता चलता है कि भाई जो हमारा लॉग का आर्गुमेंट है वो तो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। सबसे पहले मैं उसी की कंडीशन लगाता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, ठीक है। ये क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। इसके मैं अब फैक्टर्स लिख देता हूं, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन, नीचे में हमारे पास ये -6 प्लस 2 में ब्रेक हो जाएगा, तो हमारे पास फैक्टर्स आ गए यहां से 2x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3। ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होना चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, यहां पे लिखा हमने -3 माइनस हाफ, यहां पे 1 और एक लिख दिया हमने 3/2। एनीवे डिनोमिनेटर के जो रूट्स हैं उनको तो हमें कंसीडर करना नहीं है, तो माइनस हाफ को हटा दिया, 3/2 को हटा दिया, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव ये साइंस हमने अप्लाई कर दिए। तो माइनस इंफिनिटी से -3, माइनस हाफ से 1 और यहां 3/2 से इंफिनिटी, ए रीजन से जहां ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है। और क्या लगाना चाहिए हमें, आगे हमारे पास दिया गया है कि बेस हमारा लॉग का क्या है, इंटीजर पार्ट ऑफ 2tan πx, तो ऑफ कोर्स लॉग के बेस में कुछ पॉजिटिव होगा और ऑफ कोर्स वो 1 नहीं होगा। तो मेरे पास कंडीशन क्या आती है कि भाई इंटीजर पार्ट का आउटकम जो है वो तो इंटीजर ही रहने वाला है, तो मेरे 0 और 1 तो ले नहीं सकता। दैट मीन्स कि इंटीजर पार्ट ऑफ 2tan πx जो मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा वो भी कितनी होगी, 2 होगी। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि tan πx, ठीक है, tan πx विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सो πx के लिए अपन बोल सकते हैं कि πx कहां से कहां के बीच में लाई करना चाहिए, πx शुड लाई इन बिटवीन, भाई 1 से बड़ा है, कोई एक पाई के इंटरवल में सोल्यूशन लिख लो और आगे n पाई ऐड कर लो। तो अगर मैं tan πx ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 का सोल्यूशन लिखना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा क्या, π/4 से π/2। लेकिन आगे मुझे क्या करना चाहिए, n पाई ऐड कर लेना चाहिए क्योंकि फंक्शन कैसा है, पीरियोडिक है। सो x विल लाई इन बिटवीन n प्लस 1/4 एंड n प्लस हाफ, ठीक है। तो अब हमें ऐसा x चाहिए जो कि यहां से भी हमारे पास एक्सप्रेशन कैसा दे दे, पॉजिटिव दे दे, और दूसरी चीज कि इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर जाए। तो ऐसा x कहां पे आएगा, देख सकते हैं हम, ये कोई सा भी n ले सकते हैं, यहां पे n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, सही है। तो अब मैं अगर मान लो इसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन लिखता हूं तो मैं कह सकता हूं कि -5 अगर मैं लूंगा, ठीक है, -5 अगर लूंगा तो मेरा इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, n कोई भी इंटीजर हो सकता था, यहां पे भी मेरा काम चल जाएगा क्योंकि ये -5 प्लस 1/4 से -5 प्लस 1/2 तक हमेशा कैसा रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव। सिमिलरली जब मैं 0 रखूंगा तो 0 रखने पे मेरे पास क्या आएगा, 1/4 से 1/2, और उस जब 1/4 से 1/2 की बात करें तो उस समय एक्सप्रेशन कैसा मिल रहा है मुझे, पॉजिटिव मिल रहा है।
फिर इसी तरीके से आगे अगर मैं 6 रखूंगा तो 6 रखने पे भी हमारे पास कैसा होगा, 6 + 1/4 से 6 + 1/2। ऑफ कोर्स वो वैल्यूज भी कैसी हैं, पॉजिटिव वाले जोन में ही आ रही हैं। इसका मतलब अपने पास आंसर हो जाएगा ए, सी और डी। में fx एक फंक्शन दिया हुआ है। अब इस fx फंक्शन के लिए कहा गया है कि ये डिक्रीजिंग है, तो अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो अपन डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं। f डैश x कितना आ जाएगा, ab - b² - 2 प्लस यहां पे क्या आएगा, cos⁴x प्लस sin⁴x। क्या कहा जा रहा है कि ये फंक्शन कैसा होना चाहिए, डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो अगर ये फंक्शन डिक्रीजिंग था तो इसका मतलब कि ये वैल्यू कैसी थी, निगेटिव थी। अब ये वैल्यू कब निगेटिव, हमेशा निगेटिव है ना, तो ये हमेशा निगेटिव है। इसका मतलब अगर मैं देखूं, सबसे पहले तो मैं देखूं ये वाली चीज अलग तरीके से बिहेव करेगी, ये x के रिस्पेक्ट में चेंज होता रहेगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि जब cos⁴ प्लस sin⁴ अपनी मैक्सिमम वैल्यू को रीच करेगा उस समय भी ये एक्सप्रेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू पे अपन जाते हैं। तो मैंने पहले थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट करके लिख लिया, ab - b² - 2 प्लस इसको लिख लिया cos² प्लस sin² का होल स्क्वायर 1 और 1 - 2 cos² इंटू sin²x लेस देन 0। तो ये देख सकते हो ये क्या है, sin² 2x/2 है। 1 - sin² 2x/2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1। तो मैं बोल सकता हूं कि ab - b² - 2 ये जब अपनी मैक्सिमम वैल्यू 1 को रीच करता होगा तब भी ये एक्सप्रेशन कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, 0 भी हो सकता है डिस्क्रीट पॉइंट्स पे। तो अब अपन आगे देखें, ये कैसा हो गया, ab - b² - 1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। दैट मींस कि b² प्लस ab, ठीक है, b² - ab और प्लस 1, ठीक है, ये क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए हमेशा, ठीक है। तो b की किसी भी वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो आगे अपन को क्या कंडीशन लगानी चाहिए कि भाई ये अपवर्ड पैराबोला है b के टर्म्स में और ये हमेशा पॉजिटिव है, तो d इसका कैसा होगा, लेस देन और इक्वल टू 0। यहां इक्वलिटी लगेगी क्योंकि यहां भी इक्वलिटी थी। तो अपने पास क्या आएगा, a² - 4 लेस देन और इक्वल टू 0, a बिलोंग्स टू -2 से 2। तो अपन एक हमारे पास सेट आ गया। अकॉर्डिंगली अपन अगर मार्क करें ऑप्शंस तो अपने पास B और D ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। नंबर 10 में क्या कहा गया है कि प्रोडक्ट करना है हमें 13 × 5 और 5 × 13 का। तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास जो मैट्रिक्स जनरेट होगी वो क्या आएगी, वो आ जाएगी तुम्हारी 13 × 13। तो अब इससे घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमसे क्या कहा गया है कि हम बस दो जगह पे x लिखने वाले हैं, ठीक है। तो अगर दो जगह पे तुम x लिखोगे तो जो डिटर्मिनेंट ओपन होगा, बाकी जगहों पे कांस्टेंट है लेकिन ओवरऑल जो डिटर्मिनेंट ओपन होगा उसमें x की मैक्सिमम टर्म क्या प्रेजेंट हो सकती है, मैक्सिमम x² ही प्रेजेंट हो सकता है ना भाई। वो दोनों x जो हो सकता है वो मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हो और हमारे पास एक x² की टर्म बन जाए। तो हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है कि हमारा ये जो डिटर्मिनेंट का आउटकम होगा उन दो वेरिएबल क्वांटिटीज या फिर दो वेरिएबल क्वांटिटी x की वजह से क्वाड्रेटिक बनेगा। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो डिटर्मिनेंट है dx, ठीक है, ये कुछ इस तरीके का होगा, ax² प्लस bx प्लस c। अब चूंकि कहा गया कि d0 कितना था, 1 के बराबर था, दैट मींस ये कितना हो गया, 1 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहा गया है, d ऑफ -1 इज 1, सो a माइनस b, d ऑफ -1 की बात कर रहा, a माइनस b इज इक्वल टू कितना, 1 और a माइनस b इज इक्वल टू 0 इनफैक्ट। और d ऑफ नेक्स्ट दिया गया है 2, so d of 2 is equal to 4a plus 2b plus 1 which is given as 7, so it is 6। तो यहां से देख सकते हैं इन दोनों को सॉल्व करके कि a और b की वैल्यूज कितनी आ रही हैं, 1 आ रही हैं, और इसलिए मेरा dx जो था वो क्या था, x² प्लस x प्लस 1। तो अब हम यहां से आंसर देख सकते हैं, यहां से आंसर अपने पास क्या आ जाएगा, a, b और c ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, देख सकते हो कि 3 इक्वेशंस लिखे हुए हैं और तीनों अगर देखें तो बिल्कुल सिमेट्रिक है, जहां एक बार a यूज हुआ है वहीं पे b और वहीं पे c। तो ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड हुआ, थ्योरी ऑफ इक्वेशन से। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम कहें कि एक हम इक्वेशन एज्यूम करते हैं x बाई t, ठीक है, प्लस y डिवाइडेड बाई t माइनस 1 प्लस z डिवाइडेड बाई t प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो इसके कहे जा रहे हैं एक तरीके से कि इस इक्वेशन के 3 रूट्स हैं a b c, क्योंकि a b और c तीनों ही इसको सेटिस्फाई करते हैं। t की जगह पे हम a रख दें, b रख दें या c रख दें, अपना काम चल जाएगा।
तो अब थ्योरी ऑफ इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले तो इसको क्या करना पड़ेगा, पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एलसीएम वगैरह लिया, पॉलिनोमियल में हमने इसको कन्वर्ट किया। तो कन्वर्ट करने के बाद जो एक्सप्रेशन आ रहा है उसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। इट कम्स आउट एज टी क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू टी स्क्वायर प्लस, ठीक है, माइनस वाई प्लस जेड माइनस वन इंटू टी प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। ये टर्म हमारे पास आ रही है। अब इस टर्म के लिए अगर हम कहें कि इसके रूट्स क्या थे, ए बी और सी थे, तो अब देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ए बी सी है ना, और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा, माइनस एक्स। सो थ्योरी ऑफ इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना, ए बी सी। और बाकी चीजें क्या बोल सकते हैं, सम ऑफ रूट्स ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी, इधर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मतलब ए और बी ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट हो गए। अब आगे बढ़े हैं नेक्स्ट, फिर पेयर वाइज प्रोडक्ट भी लिख लो। पेयर वाइज प्रोडक्ट में क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। एनीवे इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस वाई प्लस जेड माइनस वन के बराबर है। तो जब तुम्हें एक्स पता है, ठीक है, एक्स अगर पता है तो यहां से वाई प्लस जेड निकल गया ना। मतलब मैं कह रहा हूं कि यूजिंग 1 एंड 2, और इसको मैंने थर्ड बोला, तो फर्स्ट और सेकंड से, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड से अगर मैंने x की जगह पे माइनस एबीसी पुट कर दिया तो मेरे पास आ गया y प्लस जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी सी। और यहां पे मेरे पास क्या लिखा हुआ है, माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, ये कितना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस 1। तो यहां से हम कह सकते हैं कि y और z ऐड करोगे तो z निकल आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो y निकल आएगा। अकॉर्डिंगली वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन। सो आवर ऑप्शंस ए बी एंड डी आर करेक्ट। तो यहां पे मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1, z प्लस 1 बाई z का लोकस लिखना है। तो ऑफ कोर्स यहां पे मॉड z इज इक्वल टू 1 है, तो सबसे आसान फॉर्म क्या होगा, z को अपन एज्यूम कर लेते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। इसके बाद z प्लस 1 बाई z, सपोज ये w था, तो w को अगर लिखना हो तो w की वैल्यू कितनी हो गई, दिस थिंग कैन बी रिटन एज 1 प्लस 1 बाई z, ठीक है। 1 बाई z को अपन क्या बोलेंगे, 1 प्लस इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ये w हो गया। तो अगर मैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करूं तो मेरा रियल पार्ट कितना आ रहा है, उसको मैंने h से रिप्रेजेंट किया 1 प्लस cos थीटा, और k मैंने ले लिया इमेजिनरी पार्ट माइनस साइन थीटा। तो लोकस क्या आएगा, h माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब ये तो एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा था, और इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ऑप्शन ए बी सी डी है चारों ही इनकरेक्ट हो गए। तो अपन आंसर मार्क करेंगे ए बी सी एंड डी। अब यहां पे एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है वेक्टर से, क्या कहा गया है कि सी वेक्टर जो है वो ए और बी के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। मतलब ए और सी के बीच का एंगल अगर थीटा है तो बी और सी के बीच का भी एंगल थीटा है। इस लाइन पे अपन जाएं तो अपन ऐसा कह सकते हैं क्या कि ए डॉट सी, ठीक है, क्या आएगा, मॉड ए मॉड सी कॉस थीटा। और सेम चीज कब आनी चाहिए, बी डॉट सी से भी उतनी ही आनी चाहिए, क्योंकि मॉड ऑफ बी और मॉड ऑफ ए ये दोनों तो कितने दिए हुए थे, 1 दिए हुए थे। तो अपन कह सकते हैं कि ये कितना है, cos थीटा, इसको भी मैंने बोल दिया cos थीटा, क्योंकि c और a दोनों ही वेक्टर्स कैसे थे, या फिर b वेक्टर भी कैसा था, यूनिट वेक्टर था। तो a डॉट c b डॉट c इन दोनों की वैल्यू अपने पास cos थीटा के बराबर है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अपने को यह भी कहा गया है कि c वेक्टर कैसा था, c वेक्टर था अपना यूनिट वेक्टर था। तो इसके अलावा एक और चीज, अपन a डॉट c का अगर एक्सप्रेशन लिख लें तो c वेक्टर हमें कुछ इस तरीके का दिया गया है, अल्फा a वेक्टर प्लस बीटा बी वेक्टर प्लस गामा ए क्रॉस बी वेक्टर, ऐसा कुछ दिया गया है, ठीक है। तो a डॉट सी की बात करें, a डॉट सी कितना है, a डॉट सी क्या आएगा, अल्फा a स्क्वायर आएगा, a डॉट बी कितना हो गया 0, और a b बॉक्स प्रोडक्ट कितना हो गया 0। तो यहां से अल्फा मॉड a का स्क्वायर दैट मींस अल्फा, जो कि b डॉट सी के लिए क्या हो जाएगा, b डॉट सी के लिए सिमिलरली कहें तो b डॉट सी विल बी इक्वल टू बीटा, इनफैक्ट यहां पे, ठीक है, बीटा। तो अपने पास cos थीटा की वैल्यू हमारे पास अल्फा या फिर बीटा इसके बराबर भी कही जा सकती है। यहां से देख सकते हो, इसी को हमने cos थीटा बोला था, ये भी cos थीटा ही था।
तो चलो a डॉट सी बी डॉट सी आ गया। अभी एक चीज जो नहीं यूज करी है हमने अच्छे से, वो है क्या, मॉड ऑफ c इज इक्वल टू 1। तो अगर मॉड ऑफ c 1 है तो c डॉट c की वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगा तुम्हारा अल्फा स्क्वायर मॉड a स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मॉड b स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर a क्रॉस b के मॉड का स्क्वायर। बाकी अगर देखें a डॉट b 0, ठीक है, a डॉट a क्रॉस b भी 0, ऐसा ही रहेगा। तो ये हमारे पास c डॉट c की वैल्यू आ जाएगी। दिस शुड बी कितना, 1, क्योंकि c कैसा था, यूनिट वेक्टर था। तो अपन अब आगे यहां पे a स्क्वायर 1 रख दिया, b स्क्वायर 1 रख दिया और गामा, तो a क्रॉस b, a और b दोनों ही यूनिट वेक्टर्स, बीच का एंगल 90 डिग्री, तो ये कितना बन गया, ये बन गया अपने पास 1, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ऐसा बोला जा सकता है। अब देखो अल्फा और बीटा आपस में बराबर ही थे, तो गामा स्क्वायर की वैल्यू लिखी जा सकती है 1 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर, ये हमारे पास गामा स्क्वायर की वैल्यू हो गई। और अल्फा स्क्वायर को लिखना है तो उसको लिख दो 1 माइनस गामा स्क्वायर बाई 2। तो यहां से अपन ऑप्शंस मार्क कर सकते हैं। अब यहां पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या कहा गया है कि कोई भी अननोन कर्व है जिसपे अगर हम टेंजेंट खींचते हैं तो जो हमारे पास ट्रायंगल फॉर्म होता है उसके थ्रू जो एरिया बना है दैट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट 2। तो सबसे पहले हम इस टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं। टेंजेंट की इक्वेशन y माइनस वाई इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स। m क्या है अपना, dy बाई dx। जब ये पॉइंट निकालना है तो ये पॉइंट b सपोज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, b पॉइंट निकालने के लिए मुझे कैपिटल Y को 0 रखना पड़ेगा। सो इट विल बी x माइनस वाई बाई m कॉमा 0। सिमिलरली यहां पे देखें दूसरा वाला पॉइंट, अगर कैपिटल X को मैंने 0 रखा इस पॉइंट के लिए, a पॉइंट के लिए, तो यहां a पॉइंट कितना आ जाएगा, तो a पॉइंट अपने पास आ जाता है, अगर मैंने कैपिटल X को 0 रखा है तो 0 कॉमा y माइनस mx। तो एरिया कितना हुआ, हाफ इंटू y माइनस mx इंटू x माइनस y बाई m, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की जा रही है। दिस कम्स आउट एज प्लस माइनस 2। ध्यान रहे एरिया मॉड में आता है तो यहां प्लस माइनस 2 हो सकता है। तो अब अपने पास बचा y माइनस mx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4m, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। तो यहां से अब अपने पास क्या है, y माइनस mx इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट माइनस m। दो डिफरेंशियल इक्वेशंस यहां से फॉर्म हो गए एक तरीके से कहो। अब ये कैसा है, y इज इक्वल टू mx प्लस f ऑफ m, मतलब फंक्शन ऑफ m। तो ये क्लैरेट्स इक्वेशन है। क्लैरेट्स इक्वेशन में क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, dy बाई dx विच इज m माइनस m इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 और अगली बार x को कांस्टेंट रखा, m का डिफरेंशिएशन m डैश इज इक्वल टू इस साइड से प्लस माइनस 2 एज इट इज, अंडर रूट ओवर माइनस m का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, तो यहां आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट माइनस m माइनस, ठीक है, माइनस का m डैश हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखो m कैंसिल आउट हो गया, m डैश के सारे टर्म्स एक साइड अपन क्लब कर लेते हैं। तो या तो m डैश को 0 होना पड़ेगा, ठीक है बात, या तो m की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां से अपन देख रहे हैं यहां पे क्या किया हमने, m माइनस m 0 कर दिया और m डैश के सारे टर्म्स एक साइड ले आकर के क्लब कर लिए। तो दो रिजल्ट आ गए वहां से, m डैश या तो 0 होना चाहिए या तो m को क्या होना चाहिए, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। m डैश 0 होने का मतलब क्या हुआ कि m इज इक्वल टू कितना होगा, c होगा। m इज इक्वल टू c, मतलब हम यहां पे डायरेक्टली पुट कर दें कि y इज माइनस mx इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट माइनस c। किस पॉइंट से पास कर रहा है ये पास कर रहा है तुम्हारा, बल्कि m की वैल्यू c है तो ये भी मैंने ऐसे ही लिख दिया। और चूंकि ये 1,1 से पास कर रहा है थ्रू 1,1, ठीक है, 1,1 रखोगे तो यहां पे कितना आएगा, 1 माइनस c आ जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट माइनस c। सो यहां से देख सकते हो कि c की वैल्यू अपने पास कितनी आ जा रही है। c की वैल्यू निकालने के लिए हम होल स्क्वायर भी कर लेते हैं, ठीक है। वैसे तो तुम देख सकते हो यहाँ पे c की वैल्यू अपने पास माइनस 1 क्लियर है, ठीक है, क्योंकि ये भी 2 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो y प्लस x की वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो एक सोल्यूशन तो यही आ गया, y प्लस x इज इक्वल टू 2। दूसरे सोल्यूशन था m इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, उसको अगर सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ पे कितना आएगा, y प्लस m की जगह पे माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर रख दिया तो 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स, ठीक है, प्लस माइनस 2 इनफैक्ट, और यहां से कितना आ जाएगा 1 बाई एक्स। तो अब चूंकि ये 1,1 से पास कर रहा है पॉजिटिव साइन ले लेंगे और x पाई इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा a और c दोनों, a और b दोनों ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। 15 देखें तो यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है 15 और 16 दोनों के लिए।
क्या कहा गया है कि अर्न 1 है जिसमें कि हमारे पास 4 रेड 2 ग्रीन बॉल्स हैं, फिर सेकेंड अर्न में 3 रेड 3 ग्रीन और थर्ड अर्न में 2 रेड और 4 ग्रीन बॉल्स हैं। अब हमसे क्या कहा जा रहा है, 15th क्वेश्चन अगर देखें तो यहां पे सबसे पहले कहा गया है कि अर्न को चूज करने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, अर्न को चूज करने की प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू आई है, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि सभी अर्न को चूज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3 1/3 1/3, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट अर्न को चूज होने की प्रोबेबिलिटी अगर P होगी तो दूसरे वाले की 2P होगी, तीसरे वाले की 3P होगी और ऑफ कोर्स इन तीनों का सम क्या होगा 1। सो पहले वाले के लिए कितना आ गया भाई, P यहां से आया 1/6, फर्स्ट अर्न के चूज होने की प्रोबेबिलिटी 1/6, सेकेंड अर्न के लिए 2/6, थर्ड अर्न के लिए 3/6। और अब हमसे कहा जा रहा है कि बॉल जो ड्रॉ की जा रही है वो बॉल कैसी होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए। तो पहले अर्न से वो बॉल ड्रॉ हुई होगी, पहले अर्न पे अगर मैं जाता हूं तो उसमें से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/6, दूसरे वाले पे कितनी है 3/6 और थर्ड वाले अर्न से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/6। अब हमसे पूछा जा रहा है कि भाई अर्न से जो बॉल ड्रॉ की गई वो रेड थी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। मतलब क्या, टोटल प्रोबेबिलिटी। भाई ये फर्स्ट अर्न चूज किया और उसमें से रेड बॉल निकाली, मतलब 1/6 इंटू 4/6 प्लस सेकेंड अर्न चूज किया 2/6 और उसमें से रेड बॉल निकाली 3/6 प्लस थर्ड अर्न चूज किया 3/6 और रेड बॉल निकाली 2/6। सम कितना हो गया 4 + 6 10, 10 + 6 16, 16/36, सो इट विल बी 4/9। इसका मतलब कि 15th क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिकली देखें तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब 16th क्वेश्चन पे जाते हैं। 16th क्वेश्चन में क्या है, 16th क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 बॉल्स ड्रॉ की गई हैं एट रैंडमली। यहां पे देखो पी आई, पहले तो अर्न चूज करने की प्रोबेबिलिटी इस बार बदल गई है। अब ये 1/6 2/6 3/6 नहीं है, बल्कि ये प्रोपोर्शनल है आई स्क्वायर के। तो आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो पहले वाले का अगर P होगा तो दूसरे वाले का कितना होगा 4P और तीसरे वाले का कितना होगा 9P। इन तीनों का सम 1 होना चाहिए, तो वो हम कह सकते हैं यहां से P की वैल्यू कितनी हो गई 1/14। तो पहले अर्न की 1/14, दूसरे अर्न की 4/14, तीसरे अर्न की 9/14। अब कहा जा रहा है कि हमने उसमें से 2 बॉल्स ड्रॉ करी हैं, हमें ये पता है द बॉल्स ड्रॉन आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, हमें ये पता है कि वो दोनों बॉल्स डिफरेंट कलर की हैं। ठीक है, हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो जो बॉल ड्रॉ हुई है वो अर्न 2 से ड्रॉ हुई है। तो स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है ये बेस थ्योरम का कि हमें जो इवेंट आगे होने वाला था वो पहले से पता है, हमें ये पता करना है कि किस मोड से इवेंट हैपन हुआ होगा। तो अपन देखें, सबसे पहले तो अगर अर्न 1 था, ठीक है, अर्न 1 से 2 अलग अलग तरीके की बॉल हमारे पास आई होंगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 4C1 2C1 अपॉन 6C2। भाई दो, एक रेड एक ग्रीन और डिवाइडेड बाई 6C2, कोई भी 2 हमारे लिए चूज करने थे। तो ये हमारे टोटल वेज हो गए और हमारे लिए फेवरेबल क्या था कि एक चार रेड बॉल्स में से एक हो, 2 ग्रीन बॉल्स में से एक हो। ठीक है, फिर इसी तरीके से दूसरे वाले अर्न पे जाएं तो दूसरे वाले अर्न में अगर हम देखते हैं, दूसरे वाले अर्न में से हमें अलग अलग कलर के चाहिए, तो 3C1 इंटू 3C1 डिवाइडेड बाई कितना 6C2। थर्ड अर्न पे जाते हैं तो थर्ड अर्न में फिर से क्या आएगा 2C1 इंटू 4C1 डिवाइडेड बाई 6C2। तो अब देखो, चूंकि हमें पता है कि बेस थ्योरम अप्लाई करना है, तो बेस थ्योरम अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर में आ जाती है और हमें जो रिक्वायर्ड है उसको हम न्यूमरेटर में डाल देते हैं। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आएगी, टोटल प्रोबेबिलिटी अपने पास हो जाएगी, टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए 1/14 इंटू दिस, 4/14 इंटू दिस, 9/14 इंटू दिस। तो अपन बोल सकते हैं कितना आएगा 4C1 इंटू 2C1 8, ठीक है, 8 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 6C2 प्लस इसी तरीके से देखो आगे 4 यहां पे था, यहां पे 9, तो 36 अपॉन 14 इंटू 6C2 प्लस इसी की तरह 9 इंटू 8 मतलब 72 डिवाइडेड बाई हमारे पास कितना आ जाएगा 14 इंटू 6C2। चूंकि हमें क्या निकालना है अर्न 2 से, तो अर्न 2 का कंट्रीब्यूशन यही था 36 वाला, इसको न्यूमरेटर में लिख लिया 36 अपॉन 14 इंटू 6C2। ठीक है, तो 14 इंटू 6C2 तो सभी जगह से कैंसिल हो गए, बाकी बचा क्या 36 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 36 प्लस 72 विच इज 116। सो आंसर विल बी 9/29।
15th क्वेश्चन के लिए अपने पास बी हो जाएगा, 16th क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। कॉम्प्रिहेंशन है अपना 17, 18। अब इस क्वेश्चन में देखो तो यहां पे हमारे पास क्या दिया गया है, पॉलिनोमियल ऑफ लीस्ट डिग्री। फिर आगे क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास 2 पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन है। एक पॉइंट है बी जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 है और दूसरा पॉइंट सी जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे मतलब क्या होता है, एफ डबल डैश एक्स कैसा आता है, 0 आता है। तो एफ डबल डैश एक्स के हम कह सकते हैं कि दो रूट्स तो है ही, एक्स और एक्स माइनस 1। ये दो फैक्टर्स होने ही चाहिए क्योंकि 1 और 0 दोनों ही एफ डबल डैश के रूट्स हैं। और साथ में हम एक लीडिंग कोफिशिएंट तो लगाएंगे ही क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट से रूट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर एफ डबल डैश एक्स ऐसा है तो एफ डैश एक्स क्या आएगा भाई, इस तरीके क्वेश्चन में ही होता था कि अपन उल्टा स्टार्ट करते थे। मैक्सिमम डिफरेंशिएशन के बारे में पहले कमेंट करो और उसको इंटीग्रेट करते जाओ। तो एफ डैश एक्स में क्या आएगा, के इंटू ये क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इंटीग्रेशन किया तो एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कोई मान लो कांस्टेंट, प्लस मैं कांस्टेंट अलग से ही कर देता हूं, ठीक है। अब मुझे एफ डैश के बारे में एक कांस्टेंट एक्स्ट्रा आ गया, अब इसको कैसे हटाऊं, तो देखो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ये दी गई है कि टेंजेंट टू कर्व एट पॉइंट सी, ठीक है। सी पे जो हमने टेंजेंट खींचा, सी मतलब x इज इक्वल टू 0 पे क्या बताया गया, एफ डैश 0 की वैल्यू कितनी है, एफ डैश 0 की वैल्यू 1 है। कॉस इनवर्स 1/√2 का मतलब 45 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज मतलब स्लोप कितनी हो गई, 1। तो एफ डैश 0 1 है। अब एफ डैश 0 अगर 1 है तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जब एफ डैश 0 लिखोगे तो ये सारी टर्म तो 0 हो गई, बाकी बचा सिर्फ c। सो एफ डैश x कैन बी कंसीडर्ड एज k इंटू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1। अभी हमारा k अननोन है, अभी पहले फिर से इंटीग्रेट करते हैं। तो fx में क्या आएगा, k इंटू एक्स रेज टू पावर 4 बाई 12 हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब बाई 6 हो जाएगा और प्लस साथ में क्या आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन अपने पास x हो गया और प्लस कोई कांस्टेंट, सपोज इस बार c2 मैं मान लेता हूं। अब मुझसे क्या कहा गया है क्वेश्चन में, अब मुझे फिर से k और c2 दो अननोन्स अभी भी मेरे पास हैं, ये दोनों निकालने के लिए क्या करना होगा, दोनों निकालने के लिए हमें दो इंफॉर्मेशंस दी गई हैं। पहला तो f एट 1 इज इक्वल टू 2, b पॉइंट दिया गया है ना कि b पे जब x कोऑर्डिनेट 1 है तो y कोऑर्डिनेट कितना है 2, तो f1 की वैल्यू 2 के बराबर है। तो f1 देखो कितना आएगा, k इंटू 1/12 माइनस 1/6, सो माइनस 1/12 प्लस 1 प्लस c2, ऐसा ही कुछ है। और दूसरा हमारे पास एक और पॉइंट है a, जहां पे f ऑफ -1 की वैल्यू दी गई है, f ऑफ -1 इज 1। तो देखें ये कितना आएगा, तो यहां पे 1/12 होगा, -1 रख रहा हूं, 1/12 प्लस 1/6, तो ये हमारे पास 1/4 हो गया और साथ में -1 प्लस c2। तो यहां से देख सकते हो k और c2 में हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, दो अननोन्स हैं हमारे पास k और c2, ये दोनों निकाल करके हम fx फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब fx एक बार निकल आया तो उसके बाद तो हम आसानी से इंटीग्रेशन निकालना हो इंटीग्रेशन निकाल सकते हो, c पॉइंट भी तुम्हें एग्जैक्टली पता चल जाएगा तो abc का एरिया भी निकाला जा सकता है।